हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मॉड्यूल 3 चैप्टर 1 जो अदर लॉज का जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। 1897 का एक्ट है। कितना पुराना एक्ट है। कोई बात नहीं, इसको भी हम उसी तरीके से कवर करते हैं जल्दी से ताकि हम लॉ के सिलेबस को फिनिश कर सके। नाउ एग्जांपल 1, wherever the law provides that court will have the power to appoint, suspend or remove a receiver, the legislature simply enacted that wherever convenient the court may appoint receiver, and it was implied within the language that it also may also remove or suspend him. अब ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि भाई जनरल क्लॉज में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट में ये है कि भाई लॉ ने ये बताया कि कोर्ट के पास पावर है अपॉइंट करने का, सस्पेंड करने का और रिमूव करने का रिसीवर को। और जो लेजिस्लेचर है सिंपली इनेक्टेड दैट वेर एवर कन्वीनियंट, जहाँ भी कोर्ट को लगेगा अगर वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लाइड है कि वो रिमूव भी कर सकते हो और सस्पेंड भी कर सकते हैं रिसीवर को। एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 4, ए क्लेम ऑफ द राइट टू कैच फिश came under the consideration of court in Ananda Behera versus State of Odisha. The court tended to decide whether the right to catch or carry fish is a movable or immovable property. जो claim है to of the right to catch fish, मतलब मछली पकड़ने का जो राइट है उसका जो क्लेम है वो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ये जो कोर्ट में एक केस है आनंदा बेहरा वर्सेस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो राइट टू कैरी और राइट टू कैच फिश वो इज मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन पे है कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। जो किसी लॉ में नहीं है वो जनरल क्लॉज में उसका मतलब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जैसे राइट टू कैच फिश पकड़ने का जो राइट है उसी को उन्होंने ट्रीट किया कि कोर्ट चाहे तो उसको राइट टू कैरी फिश भी बोल सकती है, उसको बोले तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी डिफाइन कर सकती है। एग्जाम्पल 3, सेक्शन 3 of the General Clauses Act, which deals with the definitional clause, applies to the General Clauses Act itself and all the central acts and regulations made after the commencement of the General Clause. ये कह रहे हैं कि जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो उसका जो डेफिनेशन क्लॉज वो कहता है कि जनरल क्लॉज एक्ट अपने आप में तो एप्लीकेबल रहेगा ही, लेकिन सेंट्रल के जो एक्ट्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो भी जनरल क्लॉज एक्ट बनने के बाद बने हैं उन सब पे जनरल क्लॉज एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। एग्जाम्पल 4, Preamble of the Negotiable Instrument Act 1881 states an act to define and amend the law relating to promissory notes, bill of exchange and check। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसका जो प्रीएम्बल है, मतलब लॉ बनाया क्यों जा रहा है, उसी के उसमें डिफाइन है कि ये जो एक्ट है वो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड या अमेंडमेंट से रिलेटेड करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है या इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस बताने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये थोड़ा सा ये जो अदर क्लॉज एक्ट है, ये जनरल क्लॉज एक्ट है, वो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हट गया है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन पे तो यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस हैं, बट टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस देखा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट देखा, मेजर जो सिलेबस है, मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से कवर होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी समझते हैं और करते हैं। नाउ एग्जांपल 5, प्रीएम्बल ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड वो क्या कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। ये कह रहा है कि जो कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल वो क्या कहता है कि वो एक ऐसा एक्ट है जो कंपनी से रिलेटेड कोई मैटर है, एक्ट है, उसको अमेंडमेंट करने का राइट्स है उसके पास। एग्जाम्पल 6, द वर्ड कंपनी यूज्ड इन द कंपनी एक्ट 2013, वो जो डिफाइन किया गया है
वो उसी सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। कंपनी का डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन नहीं, वो कंपनीज एक्ट में ही है। एग्जाम्पल 7, वर्ड सिक्योरिटी यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट डिफाइंड इन द रेस्पेक्टिव। अब सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में नहीं है। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, उसकी डेफिनेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। द वर्ड इज इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज एक्ट। अब वो सारे के सारे वर्ड इक्विवेलेंटली कंपनीज एक्ट में भी एप्लीकेबल रहेंगे। सिमिलरली द वर्ड डिजिटल सिग्नेचर यूज इन द कंपनीज एक्ट में जो डिजिटल सिग्नेचर यूज किया गया वो उस एक्ट में डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, तो वो सेम इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल 8, the word affidavit used in section 7 during the incorporation of company in the Companies Act 2013 shall derive its meaning from the word affidavit as defined in the General Clause Act 1897। मतलब 1897 की जनरल क्लॉज एक्ट में जो एफिडेविट की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन को रेफर किया है कंपनी एक्ट 2013 में, क्योंकि 2013 कंपनी एक्ट 2013 में एफिडेविट को डिफाइन नहीं किया गया। तो एफिडेविट का मतलब कहाँ से निकालेंगे हम? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 से निकालेंगे। एग्जाम्पल 9, definition of company as given in section 220 of the Companies Act 2013 states company means a company incorporated under this act or under any previous company law। अब कंपनी की डेफिनेशन बता दी कि भाई कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में कि कंपनी जो इस लॉ में इनकॉर्पोरेट होगी और पिछले किसी लॉ में भी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसे कंपनी बोलेंगे। नाउ एग्जाम्पल 10, section 2 to 34 of the Companies Act 2013 defines the term director as director means a director appointed to the board of a company। डायरेक्टर क्या होता है? वो डायरेक्टर जो अपॉइंटेड हो बोर्ड ऑफ कंपनी में। एग्जाम्पल 11, वर्ड डिवेंचर डिफाइन इन सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो वर्ड डिवेंचर है वो सेक्शन 230 में डिफाइन है कंपनीज एक्ट के। स्टेट्स डिवेंचर में इंक्लूड है डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से कंपनी ये प्रूफ कर पाए कि भाई कंपनी के ऊपर जो डेट है, या कंपनी का जो डॉक्यूमेंट जो सामने वाला प्रूफ कर दे भाई कंपनी ने मेरे से पैसे लिए, वेदर कंस्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ अ कंपनी और नॉट, चाहे असेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ है या ना हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन वो इंक्लूसिव नेचर में है। नाउ एग्जांपल 12, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन में जो कंपनी आउटसाइड इंडिया होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। एक सेकेंड, Example 14, Section 3 of the Companies Act 2013 states that a company may be formed by for any lawful purpose। अब यहाँ पे मे को शैल भी रीड किया जा सकता है, तो यही सारे एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है। नो एग्जाम्पल 15, Section 21 of the Companies Act 2013 provides that documents proceeding requiring authentication or the contracts made by or on behalf of the company may be signed by any key managerial person or an officer of the company duly authorized by the board in this behalf। अब यहाँ पे may को हम may की तरह रीड करेंगे। The use of word shall with respect to one matter used in may with respect to another matter। तो यहाँ पे ये may यूज़ किया है, shall यूज़ किया है, इसी को लेकर ये एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा मज़ा नहीं आने वाला है इस एक्ट को पढ़ के, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इस एक्ट से भी सवाल पूछा जाए। ठीक है। एग्जाम्पल 16, इन सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने सांताबाई और स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में बताया कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड इन द अर्थ, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
ठीक है, हमें पहले से ही पता था ये। नाउ एग्जांपल 17, right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property, whereas to right to drain of water is not immovable property. Any machinery fixed to the soil, standing crops can be held as immovable property according to the general clause act. अब जनरल क्लॉज के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आ जाता है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन से बेनिफिट होने वाला, थिंग्स अटैच टू द, जो अर्थ में अटैच्ड है, किसी सामान को हमने कर दिया, और परमानेंटली फास्टेन टू द एनीथिंग अटैच टू द, किसी को परमानेंटली हमने ज़मीन से कर दिया, ऐसे किसी मशीन के लिए परमानेंटली उसको हमने फिक्स कर दिया है। अब राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम विद, अब जहाँ पे वाटर है, वेर राइट टू ड्रेन, मतलब कि वाटर की सप्लाई के लिए जो चीज़ें इधर से इधर हम कर रहे हैं, और जो ड्रेन बनाया गया है, जिस ड्रेन की वजह से वाटर मूव हो रहा है, तो उसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। बस यही बताने की कोशिश की। नाउ एग्जांपल 18, the Companies Act 2013 received assent of President of India on 29th of August 2013 and was notified in official gazette on 30th August 2013 within the enforcement of section 1 of the act. Accordingly, the Companies 2013 came into enforcement on the date of its publication in the official gazette. अब है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 पे प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो 29 अगस्त 2013 का हो गया, ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त 2013 को पब्लिश हुआ है। तो हम क्या माने, कब से एप्लीकेबल है? तो हम बोलेंगे कि जिस दिन वो जो पब्लिकेशन हुई है ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल है। ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन पब्लिकेशन हुई है। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन का मतलब होता है कि सरकार को कोई भी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर या एक्ट लाना होता है तो वो ऑफिशियली भारत का राजपत्र बोलते हैं हिंदी में, वो अखबारों में छपता है और सर्कुलेट होता है। एग्जाम्पल 19, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2015 was issued by SEBI by notification dated 14th of August 2015 with effect from 1st of January 2016. Hence, this regulation shall come into force on 1st of January 2016 rather than the date of notification. अब इसमें क्या है कि नोटिफिकेशन की डेट से नहीं बोल सकते कि ये लॉ लागू हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ ये जो लॉ है वो 1 जनवरी 2016 से। तो ऐसा केस में हम इससे बोलेंगे कि ये जो लॉ लाया गया, ये जो नियम लाए गए, जो रूल्स लाए गए हैं, वो सब 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल, क्योंकि नोटिफिकेशन में डेट भी बता दिया कि इस डेट से एप्लीकेबल होगा। और जिस नोटिफिकेशन में डेट नहीं है, तो जिस दिन वो पब्लिश हुई है ना नोटिफिकेशन, उसी दिन को मान लेंगे कि यहां से इफेक्टिवली है। Now, example 20. In section 115JB of the Income Tax Act 1961, for calculation of book profit, the Companies Act 1956 are required to be referred with the advent of Companies Act 2013. अब कहते हैं कि भाई 1961 कंपनी इनकम टैक्स 1961 में सेक्शन 115JB है, जहाँ पे बताया बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो, कंपनीज एक्ट के हिसाब से करो। तो कंपनी एक्ट 1956 लिखा है, लेकिन माना जाएगा वो कंपनी 2013 के हिसाब से है, क्योंकि 96 तो अब है नहीं। तो ऑन रेफरिंग ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट, अगर हम कंपनीज की अब जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 8 देखें, तो बुक प्रॉफिट जो कि इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि कंपनी जो 1956 के हिसाब से बनाओ, तो अब माना जाएगा वो इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कंपनी के 2013 के हिसाब से बना के लाओ, कंप्यूटेशन करके लाओ। नाउ एग्जाम्पल 21, ए कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर्स इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30th सितंबर। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि 30 सितंबर 2022 को हुई है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो पेमेंट हो जानी चाहिए डिक्लेरेशन के बाद। तो 1 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 से इन दिस सीरीज ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज की कंप्यूटेशन में हम जो मीटिंग की डेट है 30 सितंबर उसे हटा देंगे, एंड लास्ट 30th डे जो 30 अक्टूबर 2022 है उसे हम ले लेंगे कि 30 दिन कहाँ से कैलकुलेट करें। जिस दिन मीटिंग हुई वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तब तो एक दिन पहले हो जाएगा, तो 30 सितंबर को छोड़ दो, अगले दिन से काउंट करो और 30 अक्टूबर को ले लो। ठीक है, तो ये सब एक जनरल सी बातें हैं जो बताने की कोशिश कर रही, इसलिए इसका नाम है ना जनरल क्लॉज एक्ट। एग्जाम्पल 22, वेयर सेवरल डेटर्स आर लायबल फॉर द होल डेट एंड ईच इज
liable for his own share or proportion only, they are said to be bound pro rata। अगर बहुत सारे डेटर्स हैं जो कि लाइबल है, बहुत सारे मतलब सभी डेटर्स का सबको पैसा देना था, सभी डेटर्स हमें पैसा देंगे, लेकिन वो सब अब लाइबल हैं सिर्फ उसी शेयर्स को लेकर, प्रोपोर्शन को लेकर। जैसे किसी केस में इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो डेटर्स कम देते हैं पैसा, या फिर तो उस केस में प्रो राटा बेसिस पे पैसा मिल जाएगा। आई थिंक आगे के एग्जांपल्स हमें अगली वीडियो में करने चाहिए। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है, इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा हूँ मैं इसे, और लग भी नहीं रहा इंटरेस्टिंग, बट फिर भी हमें करना तो है, 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एग्जांपल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।